बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। फर्स्ट लेसन में हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंदर हम इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, और हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, इसी तरह वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरीके से हम इस लेसन में नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस डेफिनेशन कहती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, यानी कि कोई ऐसा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सेंस भी दे। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंस देता है तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर आई एम अ बॉय, अब यहाँ पर वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कि सेंस दे रहा है। इसी तरह यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं। अब यह यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो कि सेंस भी दे रहा है। सेम लाइक दैट वी आर फैमिली, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेंस दे रहा है। इसी तरह जब सेंस नहीं देने का मतलब ये है कि उन उस वो सेंटेंस जो है वो ठीक से स्ट्रक्चराइज नहीं होगा। अब जब सेंटेंस कोई ठीक से स्ट्रक्चराइज नहीं होता तो वो सेंस नहीं देता। मिसाल के तौर पे टू वेरी एम, अब यहाँ पर ये सेंटेंस के जो वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं वो ठीक से स्ट्रक्चराइज नहीं है। इसी तरह फैमिली, वी, यू, एक्सेट्रा, इस तरीके से अ, जब भी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में कनेक्ट होता है और वो ठीक तरीके से स्ट्रक्चराइज नहीं होता, करेक्टली स्ट्रक्चराइज नहीं होता, तो वो कोई सेंस भी नहीं देता। तो जब वो कोई सेंस नहीं देता तो वो सेंटेंस भी नहीं कहलाएगा। जब वो सेंटेंस तभी कहलाएगा जब वो कोई सेंस देगा। अब सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सेंटेंस का पार्ट होती हैं। उन्हें समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन कहती है कि परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा और उस एक्शन को जो परफॉर्म करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। इसी तरह मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी जो है वो सब्जेक्ट ही होता है। अब अगर मिसाल के तौर पे वी आर लर्निंग इंग्लिश, अब यहाँ पर एक लर्निंग एक एक्शन है जो कि परफॉर्म हो रहा है। अब इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला यानी कि सीखने वाला कौन है? वी। सो वी इज अ सब्जेक्ट हेयर। इसी तरीके से मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है कभी कभी सब्जेक्ट, जैसा कि मिसाल के तौर पे यू आर एम्प्लॉयड। अच्छा, मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस से मुराद ये है कि सेंटेंस के अंदर जिस चीज के बारे में या जिस शख्स के बारे में बात की जा रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर मेकिंग सेंटेंसेस, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो कि एक्शन को रिसीव कर रही होती है। मिसाल के तौर पर वी प्ले क्रिकेट, यहाँ पर खेलने का अमल जो है वो किया जा रहा है और उस खेलने के अमल को परफॉर्म करने वाला है वी। अब ये एक्शन जिस चीज के ऊपर परफॉर्म हो रहा है वो है क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट को खेला जा रहा है। इसी तरीके से यू रीड बुक्स, अब यहाँ पर रीड का जो अमल है यानी कि पढ़ने का अमल वो बुक्स को लेकर किया जा रहा है, यानी कि बुक को पढ़ा जा रहा है। तो बुक बुक्स आर द ऑब्जेक्ट हेयर। इसी तरह क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट हेयर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है वर्ब। वर्ब बेसिकली क्या होता है? द एक्शन इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो भी चीज एक्शन को शो कर रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर वी प्ले क्रिकेट, यहाँ पर खेलना एक एक्शन है तो सो प्ले इज अ वर्ब। इसी तरीके से यू रीड बुक्स, यहाँ पर रीड पढ़ना एक अमल है। इसी तरह खाना पीना उठना बैठना जागना, ये सारे के सारे जो है वो एक्शंस होते हैं। तो सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड एक्शन को शो कर रहा होता है, एक्शन को, एक्शन की मीनिंग दे रहा होता है, एक्शन का सेंस दे रहा होता है, वो क्या होता है? वर्ब होता है। लेट्स मूव द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पर टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस में डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स और डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप जो है वो वर्ब की यूज होती है। सो दैट इज व्हाई वी मस्ट नो what are the forms of verbs and what are the types of verb। अब मिसाल के तौर पर अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो फॉर्म्स जो हैं वो वर्ब की होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, जैसे गो, ईट, प्ले, राइट, ये सारी के सारी जो है फर्स्ट फॉर्म कहलाती हैं। जैसे गो का मतलब जाना, खाना, खेलना, लिखना, ये सारे के सारे जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है।
जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, जैसे वेंट। गो की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो वेंट है। ईट की अगर सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो एट है। और प्ले की अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो वो प्लेड है। राइट की अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो रोट है। सिमिलरली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे गॉन, ईटन, प्लेड, रिटन। गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, प्ले, प्लेड, राइट, रिटन। फोर्थ फॉर्म जो है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसको हम आईएनजी फॉर्म नॉर्मल लैंग्वेज में आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ब के आगे अगर हम आईएनजी लगा दें तो उसकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। मिसाल के तौर पे गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, राइटिंग, ये सारी की सारी जो है वो फोर्थ फॉर्म्स है। मूव द नेक्स्ट थिंग, नाउन वर्सेस प्रोनाउन। अब नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है ये समझ लेना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सेंटेंस किसी नाउन को लेकर बना रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सेंटेंस किसी प्रोनाउन को लेकर बना रहे होते हैं। और इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नाउन नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस और आइडिया, यानी कि किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम और किसी भी आइडिया का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर चेयर, बॉय, कराची, हैप्पीनेस। मिसाल के तौर पर एक चीज है जिसको चेयर के नाम से जाना जाता है तो वो चेयर है। अब ये चेयर का जो वर्ड है ये उस चीज का नाम है। इसी तरह बॉय, बॉय इज अ नाउन। इसी तरह कराची प्लेस का नाम है। हैप्पीनेस जो है वो फीलिंग और आइडिया का नाम है। इसी तरह प्रोनाउन क्या होता है का रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। समटाइम्स सेंटेंस के अंदर ऐसा होता है कि हम किसी चीज का नाम मेंशन नहीं करना चाह रहे होते, बल्कि हम उसकी उस चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, और हम कह रहे होते हैं ये वो इस तरीके से हम जो उर्दू के अंदर कहते हैं कि वो ये। तो ये चीजें जो है वो प्रोनाउन कहलाती हैं। इंग्लिश में इट, ही, शी, इस तरीके सारे के सारे जो है प्रोनाउंस होते हैं। अगर हम किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो सिंपल हम उस चीज़ का नाम बता देंगे, लेकिन अगर हमें उस चीज़ का नाम मेंशन नहीं करना या हमें नाम नहीं पता तब हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। अब मिसाल के तौर पर पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। जो प्रोनाउंस होते हैं उसके तीन पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि द वन हु इज टॉकिंग। अब जो शख्स बात कर रहा होता है, बात करने अब जब भी कभी कम्युनिकेशन होती है तो कम्युनिकेशन करते हुए एक शख्स बात करने वाला होता है, दूसरा शख्स बात को सुनने वाला होता है, और तीसरा शख्स जो है वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट पर्सन में आई आता है जो कि सिंगुलर है, और वी आता है जो कि प्लूरल है। अब बात करने वाला या तो एक होगा, वो अपने आप को आई कहेगा। अगर बात करने वाले दो होंगे तो वो अपने आप को वी कहेंगे। इसी तरह जो सामने वाला होता है जो कि बात को सुन रहा होता है, द वन हु इज लिसनिंग, वो यू होता है। यू जो है ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जिसको डिस्कस किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़के को डिस्कस किया जा रहा है तो ही कहेंगे, अगर किसी लड़की को डिस्कस किया जा रहा है तो शी कहेंगे। अगर किसी बेजान चीज को या किसी एनिमल को जो है डिस्कस किया जा रहा है तो इट कहेंगे। और ये सारे के सारे ही, शी, इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। द थर्ड पर्सन सिंगुलर को जो है नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेकर बहुत सारे रूल्स जो है वो इंग्लिश ग्रामर के अंदर बने हुए हैं, जिनको जब हमें अगर हमें ये अच्छी तरह से याद होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, तो हमें उन रूल्स को समझ लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से दे जो है वो थर्ड पर्सन में ही आता है, लेकिन वो प्लूरल है। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। अब यहाँ पर हम जैसे हमने डिस्कस किया कि हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं जब हमें सब्जेक्ट का नाम नहीं लेना होता, किसी भी चीज़ का जब हमें नाम नहीं लेना होता तो हम उसके नाम की जगह प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। अब अगर हमें सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट की जगह पर अगर प्रोनाउंस को यूज़ करना है तो ये सारे प्रोनाउंस जो हैं फर्स्ट लाइन में जो आप देख रहे हैं ये सारे इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे आई यानी कि मैं, यू यानी कि आप, भी यानी कि हम, दे यानी कि वो लोग, ही यानी कि वो लड़का, शी यानी कि वो लड़की, और इट यानी कि कोई ना कोई बेजान चीज। और अगर यही प्रोनाउंस अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे यानी कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन अगर होंगे तो इनकी फॉर्म्स ये होंगी, यानी कि मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट।
सेम लाइक दैट, अगर पोसेसिव की जगह पर आए, पोसेसिव बेसिकली क्या होता है कि जब आप मिल्कियत शो करना चाह रहे होते हैं ना, जब किसी भी चीज से रिलेटेड जो है अपनी मिल्कियत बनाना बताना चाह रहे हैं या किसी की भी मिल्कियत बताना चाह रहे हैं, तो आप ये वाले प्रोनाउंस को लगाकर उस चीज का नाम बताएंगे। मिसाल के तौर पर माई पेन, योर पेन, आर पेन, देयर पेन, हिज पेन, हर पेन, इट्स पेन। सिमिलरली ये भी पोजेसिव होते हैं, लेकिन ये पोजेसिव की दूसरी काइंड होती है। और इस काइंड के अंदर इन दोनों काइंड में डिफरेंस ये है कि जब आपने उस चीज का नाम मेंशन करना होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उस चीज का नाम लेकर अपनी मिल्कियत को शो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उस चीज का नाम लिए बगैर उस चीज को मेंशन करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे किसी ने सवाल किया कि ये मोबाइल किसका है, अब बजाय इसके कि ये कहने के कि ये मेरा मोबाइल है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा है। तो सामने वाले को इससे भी बात समझ में आ जाएगी। तो जब आपने इस तरीके से बात करनी हो तो आप ये वाले प्रोनाउंस यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम होते हैं, सेम प्रोनाउंस होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव वाले प्रोनाउंस यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, we are talking to ourselves, they are talking to themselves, he is talking to himself, she is talking to herself, it's talking to itself. Hope you have understood this lesson.